अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि बहुत सवालात करते हैं इस बारे में कि उनकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। आज हम बहुत सारे सवालात का जवाब देंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि पूरे सवालात को कवर कर सकूं, लेकिन अगर कोई रह जाए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं। आपके पूछने से ये होगा कि वो मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के ज़हन में मज़ीद किस तरह के सवालात हैं जो मैंने कवर नहीं किए इस वीडियो में। तो बहुत सारे सवालात को मैं आज कवर करूंगा, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट कैसा होना चाहिए, जॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके अलावा कैश लेटर के लिए भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए या सिर्फ एम्बेसी के लिए चाहिए। उसके अलावा 30 डेज़ का टाइम होगा या बैंक स्टेटमेंट वर्किंग डेज़ वाली होगी, कैसी बैंक स्टेटमेंट होगी। उसके अलावा जो आपके स्पाउस को कितने पैसे रखाने पड़ेंगे बैंक अकाउंट में, क्या आया आपका स्पाउस भी आपको आपका बैंक अकाउंट यूज़ कर सकता है कि नहीं, क्या पैसे डलवाने के बाद भी आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह के कई सवालात हैं जो आज हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। तो व्यूअर्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आया 28 वर्किंग डेज की होनी चाहिए या सिंपल 28 कैलेंडर डेज की होनी चाहिए। सो उसका एक बड़ा स्ट्रेट जवाब ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 28 डेज की जो एम्बेसी ने अपने यूकेबीए ने जो अपने पेज पे लिखी है, वो बिल्कुल प्लेन लफ्ज़ों में 28 डेज ही लिखी है। इसमें वर्किंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो अगर आपने यकम दिसंबर को अगर आपने बैंक अकाउंट में पैसे रखवाए हैं, तो आप 28 तो नहीं लेकिन 29 को आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। आपको वर्किंग या नॉन वर्किंग डेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल जो लोग अमूमी तौर पर पूछते हैं कि लंदन के लिए कितने बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आउट ऑफ लंदन के लिए कितनी होनी चाहिए। जो 2021 में जो प्राइस सेट है वो 1334 पाउंड्स यानी 1334 पाउंड लंदन के लिए पर मंथ, और आउट ऑफ लंदन के लिए आपको 1032 यानी 1032 आपके पास पाउंड, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से, तो आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है या आउट ऑफ लंदन है, तो उसका एक सिंपल, आप अगर उसको गूगल करेंगे, लंदन की जो 32 बोरोज हैं, आप उसकी अगर लिस्ट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आया आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में आती है या आउट ऑफ लंदन आती है। आपका कंसल्टेंट आपको ये बता देगा, लेकिन बहरहाल अगर आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिल्कुल इंसान शक में रहता है कि आया ये लंदन की हदूद में है या लंदन की हदूद से बाहर हैं, तो आप वो लंदन की बोरोज की लिस्ट निकाल लीजिए, अपना पोस्ट कोड चेक कर लीजिए कि कैसे आप आपकी आया यूनिवर्सिटी लंदन में है या नहीं है। सो ये एक सिंपल तरीकाकार है जो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकता है। इसके अलावा बहुत अहम सवालात जो लोग पूछते हैं वो अपनी कैश लेटर से मुतल्लिक़ हैं कि आया बैंक स्टेटमेंट कैश लेटर के लिए भी ज़रूरी है या सिर्फ आपने एम्बेसी में ही जमा करानी होती है। तो आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ चूँकि वो खुद स्पॉन्सर कर रही हैं, आपका स्पॉन्सर बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी होती है, तो वो मेक श्योर करती हैं कि आप आया जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं कि नहीं हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मैं इस सवाल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कैश लेटर के लिए भी माँगती हैं बैंक स्टेटमेंट, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि आप वाक़ई जेन्युइन स्टूडेंट हैं और पढ़ने के लिए आना चाहते हैं और आपके पास सफिशिएंट फंड्स भी हैं। लेकिन सेकंड सूरत हाल जो ये है कि आप अगर यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें, तो अपने कंसल्टेंट के थ्रू, तो आपकी यूनिवर्सिटी समहाउ, कुछ यूनिवर्सिटियाँ कुछ केसेस में ये कंडीशन वेव ऑफ भी कर सकती हैं कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट डायरेक्ट एम्बेसी को ही दिखा दीजिएगा। उसमें बहुत सारे अनासर हैं, मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत टाइम डिले होगा। थर्ड सिचुएशन ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी मांगती,
वो कहती हैं कि आप हमसे आप कैश लेटर ले लें और आप एम्बेसी में जाके ही अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा कराइएगा। क्योंकि आजकल कोविड की वजह से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैश इशू करने में भी बहुत टाइम लगा रही हैं। उसके अलावा जो एम्बेसी इटसेल्फ बहुत टाइम, जो वीएफएस का सेंटर है वो बहुत लेटली जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को 3-3 मंथ तक भी स्टेटमेंट रखनी पड़ रही है। अगर आप अपनी ये सिचुएशन अपनी यूनिवर्सिटी को ब्रीफ करेंगे तो वो हो सकता है कि आपको कैश लेटर के लिए ये जो कंडीशन है बैंक स्टेटमेंट की वो हटा दे। सो कोशिश ज़रूर स्टूडेंट को करनी चाहिए ताकि उसका टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट पैसे ब्लॉक होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल लॉस भी होता है। कितनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट जमा कराई जा सकती है, ये भी यूकेबीए ने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली लिख दिया हुआ है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि अगर आपने यकम दिसंबर को आपने अपनी स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी निकलवा ली है, ठीक है, तो आप 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी स्टेटमेंट एम्बेसी में जमा करा सकते हैं। अगर आपने 31 दिसंबर के बाद की अपॉइंटमेंट ली हुई है और आपके पास स्टेटमेंट आपने हार्ड कॉपी में यकम दिसंबर को ही निकलवा ली थी, तो बेहतर है फिर आप 31 दिसंबर के बाद फ्रेश कॉपी निकलवा लें अपनी बैंक स्टेटमेंट की, और बैंक स्टेटमेंट को मीनवाइल डिस्टर्ब भी ना करें, उसको डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। उसी तरह की स्टेटमेंट को आप 31 डे तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट लेट मिली है या आपकी किसी वजह से अपॉइंटमेंट डिले हो गई या आपने मिस कर दी है, तो उस स्टेटमेंट को आप दोबारा मत यूज़ करें जो 31 डेज पुरानी हो चुकी है। ट्रस्ट बैंक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 2020 में तो ले रही थी, लेकिन 2021 से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ट्रस्ट बैंक की स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं कर रही। तो लिहाजा आप अपनी यूनिवर्सिटी से ये पहले पूछ लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को बाय करते हैं, अच्छी खासी अमाउंट भी दे देते हैं। ट्रस्ट बैंक की स्टेटमेंट पर वीज़ा तो लग जाता है, एज सच ऑब्जेक्शन नहीं आता कोई भी, लेकिन 2021 से हालात थोड़े से डिफरेंट है। यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी रिलेक्टेंट हैं ट्रस्ट बेस जो ट्रस्ट बैंक की जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी बेस पर कैश लेटर देने पर ऑब्वियसली जब आपको कैश लेटर नहीं मिलेगा तो आप आगे एम्बेसी में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। आपके अगर आप डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जितनी भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जितनी भी आपकी अमाउंट बनती है, उसके अलावा अगर आप इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं तो उस अमाउंट के अलावा £680 पर मंथ आपके पास डिपेंडेंट के लिए होने चाहिए, और फिर इसी को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके साल की अमाउंट निकल आएगी, जो भी पाउंड का रेट होगा उस टाइम पे। कोशिश करें कि थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट ही रखवाएं, क्योंकि पाउंड का रेट बढ़ता चढ़ता रहता है, तो ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए। थोड़े बहुत अगर मार्जिनल फ़र्क हो तो उसको एम्बेसी इग्नोर कर देती है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क आ जाए तो उसको फिर एम्बेसी आपको या तो आपसे दोबारा नई बैंक स्टेटमेंट मांगेगी, और इन वर्स्ट सिनेरियो पे आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। और जितने भी सॉरी मैं भूल गया था, ये एक डिपेंडेंट के लिए है। अगर आपके दो डिपेंडेंट हैं, नो डाउट कि उसकी एज क्या है, लाइक आपके हस्बैंड थे एंड देन फिर आपका कोई बच्चा है या बच्ची है, दोनों सूरतों में अगर आपका कोई भी वो अडल्ट है या वो बिल्कुल इन्फेंट है, तब भी अमाउंट यही रहेगी। £680 ही आपको हर डिपेंडेंट के लिए जमा कराने होंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनका उनके वालिद साहब के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट है या उनके वालिद साहब की ही बैंक स्टेटमेंट है, तो क्या वो उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आइडियल सिनेरियो में आपके अकाउंट में ही पैसे होने चाहिए, या दूसरे केस में आपका आपके वालिद साहब के साथ जॉइंट अकाउंट हो तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके वालिद साहब का या जो भी आपके पेरेंट्स में से वालिद या वालिदा जो भी, उनका जॉइंट अकाउंट किसी और के साथ है, तो फिर वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो अकाउंट फिर आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
एम्बेसी उस पर एतराज़ लगा के आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगी। उसके अलावा पेरेंट्स आपको कंसेंट लेटर एक देंगे कि ये जो अमाउंट है, जो मेरे बैंक अकाउंट में मौजूद है, ये मेरे बेटे की पढ़ाई के मकसद के लिए, उसके लिए आप एक एफिडेविट लगाएंगे तो बात बन जाएगी। तो ये एक तरीकाकार है। लेकिन आपका आपके वालिद के साथ या वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट एम्बेसी एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आपके वालिद और आपकी वालदा का किसी और के साथ जॉइंट अकाउंट हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप अपने पार्टनर की बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन ये है। दो बेसिकली कंडीशंस हैं कि एक तो अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी यूके में है तो तब आप उसके फंड्स यूज़ कर सकते हैं। उसका भी वही तरीकाकार है कि आप जॉइंट अकाउंट हो और वो आपको कंसेंट दे कि आप ये जो पैसे हैं ये आप इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ ये है कि आप, या भी दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका पार्टनर भी आपके साथ अप्लाई कर रहा हो। अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी यूके में नहीं है तो आपका पार्टनर आपके साथ अप्लाई कर रहा हो तभी जाकर आप उसकी ये बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो फंड्स का जो और सोर्स है वो ये है कि आपकी अपनी आमदन हो, आपके अपने पैसे हों, या आपके वालिद साहब ने या आपकी वालदा ने आपको सपोर्ट किया हो। उसके अलावा अगर आपने गवर्नमेंट फंडेड लोन भी कोई लिया है तो भी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्सेप्टेड होता है। आपके अपने नाम पे पैसे नहीं थे, आपने लोन लिया, जिस तरह के स्टूडेंट लोन मिलते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत कम चांस हैं लोगों को मिलने के, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी इस तरह के लोन्स मिलते हैं। तो ये चार कंडीशन हैं तब जाके सोर्स ऑफ इनकम आपका एक्सेप्ट होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कितने अरसे की स्टेटमेंट शो करनी है। तो उसका एक सिंपल जवाब यह है कि आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। ये एक जनरल रूल है। और 1 साल से मुराद 9 मंथ ही लिए जाते हैं। यूके में जो मास्टर डिग्री है या अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो भी है, वो उनकी चूँकि स्टडी टाइम 9 मंथ का होता है, तो इसलिए वो आपसे 9 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, यानी जब आपसे वो बात करते हैं कि 1 साल की स्टेटमेंट शो करें, तो उसका मतलब होता है आप 9 मंथ के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट शो करें। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी होती हैं। आपको खुद यूनिवर्सिटी से पूछना पड़ता है कि आया मैं 9 मंथ की बैंक स्टेटमेंट शो करूं या 1 साल की बैंक स्टेटमेंट शो करूं। जैसा कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक कोर्स मिसाल के तौर पर एक LLM LPC का कोर्स है, कन्वर्जन कोर्स होता है। उसमें हालांकि वो 1 साल का कोर्स होता है, लेकिन एम्बेसी या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको बाउंड करती है कि इस कोर्स में 1 साल से मुराद 12 मंथ ही हैं, इससे मुराद 9 मंथ नहीं है। लेकिन जनरल जो फार्मूला है वो 9 मंथ वाला ही है। जैसे MSc फाइनेंस आप करते हैं या MBA करते हैं तो उसके लिए जनरल फार्मूला MBA के लिए या MSc फाइनेंस के लिए या इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए 9 मंथ ही है कि आपको बैंक स्टेटमेंट 9 मंथ की शो करनी है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन है तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी एम्बेसी से ये बात क्लियर करवा लें और फिर उस हिसाब से ही अपनी बैंक स्टेटमेंट रखें। फीस कितनी होनी चाहिए? एक तो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो लंदन का रेट है या जो आउट ऑफ लंदन का जो रेट है जो एम्बेसी ने फिक्स किया है, उसके अलावा जितनी फ़ीस आपने जमा करा दी है, लेट्स सपोज 10,000 कोर्स की फुल फ़ीस थी, आपने पाकिस्तान में 5,000 पे करा दी है, तो वो जो आपकी रेजिडेंस की जो अमाउंट थी उसमें आपने अपनी रिमेनिंग फ़ीस ऐड करनी है। हर हर स्टूडेंट्स की ये रिमेनिंग फ़ीस अपनी होती है, तो वो खुद से कैलकुलेट कर ले। 10,000 आपने जमा करा दी है, सॉरी 10,000 आपकी फ़ीस थी, 5,000 आपने जमा करा दी है, तो जो रिमेनिंग आपकी 5,000 है प्लस अकोमोडेशन की जो फ़ीस थी, उसको मिला के जो अमाउंट बनेगी उसको आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करना होता है। लेकिन अगर आप अपनी फुल फीस जमा करा चुके हैं तो सिर्फ आपको अकोमोडेशन की जो फ़ीस है वही पे करनी है, उसके अलावा कोई अमाउंट आपने पे नहीं करनी। हर स्टूडेंट अपनी अमाउंट को खुद से कैलकुलेट करे कि कितनी उसने पाकिस्तान में रहकर पे कर दी है और कितनी रिमेनिंग है, तो उसको वो कैलकुलेट करेगा, जितनी अमाउंट बनेगी वो उसको अपने बैंक अकाउंट में शो करनी होगी।
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आया करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट या पेंशन अकाउंट, क्या इस तरह के अकाउंट एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं हैं। पेंशन अकाउंट से मुराद जिसमें लमसम अमाउंट आ चुकी होती है और वो यूज़ नहीं हो रही होती, उस तरह का पेंशन अकाउंट तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो पेंशन अकाउंट, जिस पेंशन अकाउंट में सिर्फ पेंशन आ रही है और उसके अलावा कोई सेविंग्स नहीं है, उस तरह का पेंशन अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होता। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट भी एक्सेप्टेबल है। करंट अकाउंट जो भी जिस टाइप का भी हो वो एक्सेप्टेबल होता है। सेविंग अकाउंट भी अगर किसी भी तरह का सेविंग अकाउंट है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। सिर्फ पेंशन अकाउंट, उसके अलावा कोई बिटकॉइन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कोई शेयर्स आप नहीं दिखा सकते कि हमारी इतनी इसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इतना उस शेयर से डिबेंचर आ रहा है या जो भी उससे इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप उसमें ये शो नहीं कर सकते। सिर्फ जो आपके रेगुलर बैंकिंग के जो अकाउंट्स हैं उनको आप शो कर सकते हैं, लेकिन पेंशन की जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है। तो व्यूअर्स, ये थे चंद सवालात जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से बैंक स्टेटमेंट के बारे में। अगर कोई सवाल मिस हो गया हो मुझसे, आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। मेरे लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के जो सवालात जो रह गए हैं उनको मैं कवर कर सकूं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ का सिलसिला चलता रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।